वाइल्ड लाइफ की इस सीरीज में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे हॉटस्पॉट हो गया, इसके अलावा फेमस पर्सनालिटीज हो गई, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एनवायरनमेंट से, इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट हो गए, और टर्मिनोलॉजी, ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। तो आइए आज डिस्कशन करेंगे हॉटस्पॉट और इससे जुड़े हुए मूवमेंट, आंदोलन के बारे में। तो मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस YouTube ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बोला कि बात करेंगे आज हॉटस्पॉट की। ये हॉटस्पॉट होता क्या है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है हॉटस्पॉट। ये वो हॉटस्पॉट नहीं है जो आप मोबाइल में यूज करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट है ये बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, इनको बोला गया हॉटस्पॉट। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, नेशनल पार्क के बारे में ढेर सारे मैंने आपको बताए भी थे, सेंचुरीज के बारे में और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं हॉटस्पॉट की। ये हॉटस्पॉट होता क्या है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है हॉटस्पॉट, ये होते क्या हैं? ये होते हैं बायोडायवर्सिटी रिच एरिया, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन दी थी बायोस्फीयर रिजर्व की, जैव आरक्षित क्षेत्र की। अब यदि कोई एरिया, यदि कोई क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व से भी बड़ा है तो उसको संज्ञा, उसको नाम क्या दिया गया है? उसको नाम दिया गया है हॉटस्पॉट। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो बायोडायवर्सिटी है बहुत ज्यादा है। यदि मैं हॉटस्पॉट की बात करूं तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं, इंडिया में कितने हैं, टर्म किसने दिया, होता क्या है। तो यहां पे आप देखें, यदि मैं बात करूं कि हॉटस्पॉट जो कंसेप्ट दिया था, इसने टर्म दिया था, तो टर्म में नाम आता है नॉर्मन मेयर। तो नॉर्मन मेयर ने पहली बार हॉटस्पॉट टर्म दिया था या टर्म सुझाया था, क्योंकि मैंने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्या है, बड़े एरियाज हैं। हॉटस्पॉट टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर। यदि मैं बात करूं वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो करंटली यदि बात करूं तो करंट में आप देखेंगे तो 25 हॉटस्पॉट अभी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे यदि मैं बात करूं कि इन 25 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। जनरली कुछ बुक्स में 2 लिखे होते हैं, एनसीईआरटी एक उसको जोड़ देती है। अब ये 3 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, यहां मैंने बोर्ड पर सजा के इनको रखा हुआ है। पहला है वेस्टर्न घाट शेयर्ड विथ श्रीलंका, पश्चिमी घाट जो कि श्रीलंका के साथ साझा करते हैं। आपने मैप में देखा होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा जो शेयर किया जाता है किस श्रीलंका के साथ शेयर अपन करते हैं। तो पहला हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट शेयर्ड विथ श्रीलंका। सेकंड की अपन बात करते हैं, सेकंड है ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, इसको अपन शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के कुछ बॉर्डर इस पे अपन शेयर करते हैं। तो 2 हॉटस्पॉट बड़े फेमस है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। इसके अलावा एनसीईआरटी एक और हॉटस्पॉट को इंक्लूड करती है। वो क्या बोलती है? वो बोलती है हिमालयन रीजन। ये कंप्लीट हिमालयन रीजन की बात करती है। वो ये बताती है कि यहां भी क्या है, बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए किस में, हॉटस्पॉट में। तो तीसरा हॉटस्पॉट हो जाता है हिमालयन रीजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो 3 हॉटस्पॉट अपने को देखने को मिलेंगे इंडिया में, टोटल होते हैं 25। वो जो कंसेप्ट दिया था, ये दिया था किसने? ये दिया था नॉर्मन मेयर ने, ये कंसेप्ट यहां पे दिया था। ये होते क्या है? हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी रिच एरिया होते हैं, ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं। इनका क्षेत्रफल या इनका एरिया बायोस्फीयर रिजर्व से भी काफी ज्यादा होता है, तो उनको नाम क्या दे दिया गया, हॉटस्पॉट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, मैंने आपके लिए कुछ और साइंटिफिक चीजें सजा के बोर्ड पे रखी हुई हैं। यहां से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो इनको अपन साथ में ही देखते चलते हैं। जैसे आप देखें, एक टर्म आपने सुना होगा कांग्रेस ग्रास, ये तो नहीं सुना होगा, ये भी सुना होगा आपने, गाजर घास, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कांग्रेस ग्रास, ये मैंने लिखा हुआ है। सेकंड आप देखें, ये नाम आपने नहीं सुना होगा, टाना कैमारा। अब ये 2 नाम हैं क्या, जरा इनको अपन समझते हैं। दोनों जो हैं ये एग्जोटिक बीड्स हैं। एग्जोटिक मतलब बाहर से आए, वीड मतलब होता खरपतवार। ये दोनों ही क्या है, खरपतवार की श्रेणी में आते हैं, वीड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये इनका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। अब बाहर से कहां से आए हैं, पहले अपन बात करते हैं किसकी, कांग्रेस ग्रास की बात करते हैं। गाजर घास ये होती क्या है, ये होती है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस इसका बोटेनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम होता है किसका, कांग्रेस ग्रास, गाजर घास का। ये जो कांग्रेस ग्रास है इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये अपनी यहां की बीड है ही नहीं, ये खरपतवार है यूएसए का। अब यूएसए आया कैसे, तो इंडिया में आने का रीजन ये है कि यूएसए पहले एक्सपोर्ट किया करता था अपने को गेहूं, अपने यहां उतना ज्यादा गेहूं हुआ नहीं करता था,
तो उस गेहूं के साथ इसके स्पोर, बहुत बारीक दाने होते हैं जिसको आप नेकेड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके साथ उसने मिलाकर यहां पर इंडिया में भेजा। तो यहां के लोगों ने जब गेहूं को लगाया तो साथ में क्या किया? गाजर घास। वर्तमान समय में यह बहुत बड़ी समस्या है, भारतीय किसानों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। थोड़ी और जानकारी मैं देता हूं गाजर घास के बारे में। यदि आपने गाजर घास को कहीं देखा हो तो केवल और केवल गाजर घास आपको दिखाई देगी, और कुछ वीड या और कोई खरपतवार या और कोई फसल दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो कांग्रेस ग्रास जो होती है, ये गाजर घास जो होती है, इसकी जड़ें होती हैं ट्राइसिनेमिक एसिड, एक अम्ल को छोड़ती हैं, एक एसिड को छोड़ती हैं जो दूसरे पौधों की ग्रोथ को खत्म कर देता है। इसलिए जहां पर गाजर घास होती है तो वहां पर केवल और केवल आपको गाजर घास ही दिखाई देगी। इसका एक ही उपचार होता है, इसको खालकर जलाया ही जाता है, क्योंकि इसके स्पोर या बीज हवा में आ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ये पहुंच जाते हैं। तो बाहर से लाई गई एक प्रकार का वीड है जो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से इंडिया में आके यहां पर नुकसान कर रहा है। डायग्राम आपने गाजर घास का देखा ही होगा या आसपास आपको देखने को मिल ही जाती होगी, चित्र में भी आपको या डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लेंटाना। लेंटाना कैमारा, ये लेंटाना कैमारा है क्या? कई लोगों ने इसको देखा होगा, जैसा कि आप डायग्राम में इसको देख पा रहे होगे। लेंटाना कैमारा ये भी अपने यहां का खरपतवार, अपने यहां का वीड नहीं है। ये कहां से आया है? ये आया है मैक्सिको से। अब मैक्सिको से कैसे आया है? जैसा कि अभी भी आप देख पा रहे होगे, मैंने इसका डायग्राम लगा के रखा है। तो ये जो है इसके फूल कुछ लाल से रंग के होते हैं, जैसी लौंग होती है उस तरह के छोटे छोटे फूल इसमें खिलते हैं। तो यहां पर मैक्सिको से लोग इस लेंटाना को लेकर आए थे, कैसा? एज ऑर्नामेंटल, सजावट के तौर पर इसको लेकर आए थे। ये फूल होता है कि हम झाड़ियों टाइप में इसको लगाएंगे, और ये तेजी के साथ भारत में फैला। भारत की जो एटमॉस्फेयर है, यहां की जलवायु जो है बहुत अच्छी इसको लगी लेंटाना कैमारा को, और तेजी के साथ हर जगह देखने को आपको मिल जाएगा। ये एक प्रकार का वीड ही है जो समय बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इन दोनों के बारे में। दोनों से क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग से यहां पर लिख के आपको बताऊं। आगे की तरफ से बात करते हैं। यहां मैंने लिखा कोकोनट ट्री, उसके आगे मैंने लिखा कल्प वृक्ष। कोकोनट ट्री जो नारियल का पेड़ जो होता है, इसको बोला गया है कल्प वृक्ष, या इसको बोला गया ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का पेड़ या स्वर्ग का वृक्ष। अब कुछ लोग यहां पे दिमाग लगा रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नारियल के पेड़ को बोला जाता है कल्प वृक्ष, या बोला जाता है ट्री ऑफ हेवन। ऐसा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो नारियल जो होता है, इसका हर पार्ट यूज में आता है, हर भाग इसका उपयोग होता है। भाई इसका जैसे आप देखें, पेड़ में आप देखिए इसकी लीव्स जो होती हैं, जो घरों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखें जो उसका फल जो होता है, इसका जो एंडोस्पर्म जो होता है, वाटर जो होता है, वो एज अ ड्रिंक पीने के तौर पर उपयोग होता है। इसके अंदर का जो अब देखिए फ्रूट जो होता है, फल, उसको खाने के तौर पे उपयोग करते हैं। इसके ऑयल का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो नारियल में जो रेसे लगे होते हैं, इनका उपयोग रस्सियां बनाने के लिए किया जाता है। और नारियल के उपयोग होने के बाद जो उसका खोल बचता है सूखा, इसका उपयोग फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर भी किया जाता है। इसके अलावा इसी से चारकोल भी बनाया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल। इसका मतलब यह हुआ कि नारियल के हर भाग का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोला गया है कि कल्प वृक्ष या ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का पेड़। आगे आप देखें, मैंने कुछ नाम लिखा है। एक नाम लिखा रेफ्लिसिया और एक नाम लिखा बोल्फिया। ये है क्या? ये दोनों ही प्लांट हैं, रेफ्लिसिया और बोल्फिया। यदि क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल किसका होता है, वो होता है रेफ्लिसिया का। कई मीटर का इसका डायमीटर व्यास होता है, किसका? रेफ्लिसिया का। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। आगे में से बात करूं बोल्फिया, ये भी बोल्फिया क्या है? ये सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे बड़े की बात हुई है, सबसे छोटा फूल ये होता है किसका? बोल्फिया का। इसको आप उंगली में रख के नेकेड आई से बड़ी मुश्किल से आप इसको देख पाओगे। ये बहुत छोटे छोटे फूल इसके होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा फूल किसका होता है, तो याद रखें आप रेफ्लिसिया, और सबसे छोटा फूल किसका होता है, तब भी आप याद रखें बोल्फिया। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और फैक्ट यहां पे देखते हैं। यहां मैंने दो लकड़ियों का जिक्र किया है, एक मैंने किया सेलिक्स एल्वा और दूसरा मैंने किया है मोरस एल्वा। सेलिक्स एल्वा को बोला जाता है बिलो, बिलो भी इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा मोरस एल्वा को बोलते हैं सहतूत, ये आपने सुना होगा। इनका काम क्या है? जो सेलिक्स एल्वा जो है, सेलिक्स एल्वा जो है, इससे बनाया जाता है क्या? बैट।
क्रिकेट बैट इस लकड़ी से बनाए जाते हैं, सेलेक्स एल्वा। ये यूरोप में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेस्टर्न एशिया वाले पोर्शन में भी आपको देखने को मिलेगा सेलेक्स के पेड़। अब क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हार्ड होती है, हल्की होती है, स्ट्रोक अच्छा यहां से मिलता है। ये जो बैट होते हैं, इसके अलावा सेलेक्स के अलावा भी कई लकड़ियों से बनाए जाते हैं, मगर सबसे अच्छी क्वालिटी के जो बैट होंगे वो इसी से बनाए जाते हैं, सेलेक्स एल्वा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिलो नाम से भी इसको जानते हैं। क्रिकेट बैट इसी से बनाए जाते हैं। अब मैंने क्रिकेट बैट की बात की है, तो हॉकी कैसे छूट सकता है? जी हां, हॉकी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती, हॉकी की जो स्टिक बनाई जाती है मोरस एल्वा, सहतूत की लकड़ी से बनाई जाती है। हां, और लकड़ियों से भी बना सकते हैं, मगर इसकी सबसे बढ़िया हॉकी मानी जाती है। आइए इसमें आगे बात करते हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ आंदोलन के बारे में, कुछ मूवमेंट्स के बारे में कि कहां पर चलाए गए, इनका मेन पर्पस क्या था। तो इस कैटेगरी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक मूवमेंट लिखा हुआ है चिपको मूवमेंट, हिंदी में बोला जाता है इसको चिपको आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ था। उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, सेपरेशन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का। तो ये उत्तर प्रदेश में उस समय स्टार्ट हुआ था, बाद में ये पोर्शन चला गया कहां पे? उत्तराखंड में। तो ये जो स्टार्ट हुआ था 1973 में, ये उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट, ये चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जैसा मीनिंग ही समझ में आ रहा है, चिपको मतलब चिपकना, किससे? पेड़ पौधों से चिपककर उनको कटने से बचाना। ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन जो है, ये गोपेश्वर, यहां पर ये प्लेस का नाम है, जगह का नाम है गोपेश्वर स्थान पे, चामोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। यदि क्वेश्चन यदि पूछता है कौन सी हिल्स में, तो चामोली डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है कुमायूं हिल्स पे, कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है चामोली जिला। स्थान का नाम है गोपेश्वर, जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहां मैंने उसका हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत की थी किसने? ये की थी सुंदरलाल बहुगुणा, नाम आपने सुना होगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को शुरू किया था, इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद इसमें चांडी प्रसाद भट्ट इससे जुड़े। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि चांडी प्रसाद भट्ट एनवायरमेंट अवार्ड, चांडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण पुरस्कार, वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो बाद में जुड़े थे चांडी प्रसाद भट्ट, इस आंदोलन से जुड़े थे। तो यह है चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ी पर स्थित चामोली जिला, यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें थोड़ी और बात कर लेते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा की बात कर लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं टेहरी डैम से, टेहरी बांध से जुड़े हुए हैं। इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेहरी डैम मूवमेंट। इन्हें टेहरी बांध आंदोलन के जनक कहा जाता है। टेहरी बांध जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यहां भी ये आंदोलन ऊंचाई से संबंधित था। इस बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने पर पिछला जो इलाका है वो डूब के क्षेत्र में आ रहा था। तो यहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था क्या? टेहरी बांध आंदोलन। तो इसलिए इनको एक नाम से और जाना जाता है कि फादर ऑफ टेहरी डैम मूवमेंट, टेहरी बांध आंदोलन जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। चिपको आंदोलन की ही तर्ज पर दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसका नाम दिया गया क्या? एपिको मूवमेंट, एपिको आंदोलन। ये जो आंदोलन था, ये चिपको आंदोलन की तर्ज पर उससे मिलता जुलता आंदोलन था। यहां भी पेड़ पौधों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को नाम सुना होगा आपने, पांडुरंग हेंगरे। पांडुरंग हेंगरे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, लीडरशिप यहां पर उन्होंने इसकी की थी। यह आंदोलन देखिए आप, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, स्पेशली मैं आपको बताऊं तो फिर कहां पे? कर्नाटका में ये चलाया गया। तो ये जो आंदोलन चलाया गया, तो उसका उद्देश्य यही था कि पेड़ पौधों को कटाई से बचाना। तो यहां पर इस मूवमेंट, इस आंदोलन का एक स्लोगन रखा गया। स्लोगन क्या था? यहां पे आप देखें, उलीसु वेलेसु मेटावेलेसु। इसका मतलब होता है फॉर्म, ग्रो एंड यूज। पहले उसको लगाएं, उगाएं और फिर उसके बाद उसका उपयोग करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था पेड़ पौधों से, कि पेड़ पौधों की पहले फार्मिंग करें, उनको आप लगाएं, फिर उनको आप ग्रो करें, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा एक पक्षीय दोहन, वन साइडेड, इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। यह दरअसल इस स्लोगन का, इस आंदोलन के लिए मतलब था। चलते हैं अगले आंदोलन की तरफ। तो अगला आंदोलन है, नाम सुना होगा आपने, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ये आंदोलन स्टार्ट किया था किसने? ये आंदोलन किया था स्टार्ट बाबा आमटे। कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा। ये आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपने कहीं सुना होगा सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है। इस डैम की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी।
ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ऊंचाई बढ़ने से होगा क्या कि पिछला इलाका डूब की क्षेत्र में आ जाएगा, तो वहां के जो रहवासी उनको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा। तो इस ऊंचाई बढ़ने के विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। किसने? बाबा आमटे ने। तो इस समय, वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो इस आंदोलन को चला रहे हैं मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय। इस आंदोलन को वर्तमान समय में ये संचालित कर रही हैं। 1985 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कारण क्या था? जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी के ऊपर, इसकी ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में। आगे की तरफ इसमें चलें तो अगला समय आंदोलन देखने को मिलता है मैत्री मूवमेंट, मैत्री आंदोलन। ये जो मैत्री आंदोलन है ये वुमेन बेस्ड आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा संचालित आंदोलन है। ये आंदोलन उत्तराखंड के ग्वालदम विलेज, ग्वालदम गांव से शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत की थी कल्याण सिंह रावत ने, यहां पर इसकी शुरुआत की थी। यह स्टार्ट हुआ था 1995 में। ये जो मैत्री आंदोलन जो था, इसका उद्देश्य ये था कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके जो हैं इनको हरा भरा किया जाए, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। आगे की तरफ चलते हैं। अगला है बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई मूवमेंट। इस आंदोलन की शुरुआत की थी संत सम्मल जी ने, इसकी शुरुआत की थी। बाद में इसका नेतृत्व, लीडरशिप की थी अमृता देवी बिश्नोई ने। ये जो आंदोलन जो है ये खेतड़ी राजस्थान से शुरू किया गया था, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों और पेड़ पौधों को बचाने के लिए। सामान्य भाषा में मैं बोलूं तो पूरी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यदि अब बिश्नोई कम्युनिटी से कुछ आपको याद आ रहा हो, ये जो कम्युनिटी जो होती है ये ब्लैक बक की पूजा करती है, जिसको आप बोलते हो काला हिरन। बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ये ब्लैक बक पूजनीय होता है। यहां से एक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो इस आंदोलन की शुरुआत की थी संत सम्मल जी ने, आगे इसको नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। पूरी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए यह आंदोलन खेतड़ी राजस्थान से चलाया गया। इसमें आगे की तरफ देखते हैं। यह नाम आपने सुना होगा, साइलेंट वैली मूवमेंट, हिंदी में बोलते शांत घाटी आंदोलन। इसके पहले जो मैंने आपको नेशनल पार्क बताए थे तो उसमें एक टर्म आया था साइलेंट वैली। कहां पे है? ये केरल में है। कुंती पूजा नदी इसको दो भाग में बांट रही है। तो साइलेंट वैली आंदोलन भी ये क्या था? ये केरल में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भी क्या था? बायोडायवर्सिटी को बचाना, जैव विविधता को बचाकर रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे की तरफ चलते हैं तो अगला है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, वेस्टर्न घाट मूवमेंट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है। तो यहां पर जैव विविधता को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी गोवा की पीपल्स पार्टी के द्वारा। ये महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो आंदोलन था ये पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी, वन्य जीवों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो यहां पर इस लेक्चर में मैंने आपको कवर किए हॉटस्पॉट और यहां से जुड़े हुए ढेर सारे मूवमेंट मैंने कवर किए। आने वाली सीरीज में मैं इसमें लेकर आऊंगा इससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी और फेमस पर्सनालिटीज, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दावली। हर बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके एक टॉपिक के बाद मैं एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करूंगा। तो ये टॉपिक रहेगा जूलॉजी से मैं स्टार्ट करूंगा। एक मैं टॉपिक बॉटनी से कंप्लीट करा चुका हूं। कौन सा? साइटोलॉजी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। हाँ, अब इसमें स्टार्ट करूंगा मैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो यहां से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी एक लंबी सीरीज चलेगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।